बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमने लास्ट लेक्चर में एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज का चैप्टर स्टार्ट किया था और हम इसी चैप्टर को आज अपने इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर के जो जिन टॉपिक्स पर हमने फोकस करना है वो वेरिएबल के हवाले से है कि व्हाट इज़ वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है, व्हाट इज़ वेरिएबल डेक्लेरेशन, वेरिएबल डेक्लेरेशन क्या होती है, व्हाट इज़ वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होती है, और इसकी कुछ एग्जांपल्स हमने करनी है और एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी करेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि हम वेरिएबल किस तरह से सी लैंग्वेज में डिक्लेयर कर सकते हैं और उसको इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि उन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ अगर आपने यूज़र स्क्रीन पर प्रिंट आउट करनी है तो किस तरह से प्रिंट आउट करनी है। तो सबसे पहले ये कि वेरिएबल क्या होता है। जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर की मेमोरी कलेक्शन ऑफ बाइट्स पर मुश्तमिल होती है, यानी जो कंप्यूटर की मेमोरी है जिसको हम रैम कहते हैं उसके अंदर बाइट्स होते हैं और आपको पता है कि हर बाइट एक करैक्टर स्टोर करता है। लिहाजा वो जो बाइट्स हैं उस हवाले से यहाँ पर लिखा गया है कि कंप्यूटर मेमोरी कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ सेल्स। आप ये भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ बाइट्स। और आपको पता है कि हर बाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है जो कि प्रोसेसर डेटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करता है या डेटा रिट्रीव करने के लिए उस एड्रेस को इस्तेमाल करता है। जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हमारा प्रोग्राम भी मेमोरी के अंदर लोड होता है और उस प्रोग्राम का जितना भी डेटा होता है वो भी मेमोरी के अंदर ही लोड होना होता है। हम अपने डेटा को सिक्योर रखने के लिए कि हम जब भी चाहें अपने डेटा को रिकॉल कर सकें, हम मेमोरी लोकेशंस का नेम डिफाइन कर देते हैं। क्योंकि हमें बाइट्स की एड्रेसेस का इल्म नहीं होता, लिहाजा हम अपनी मर्जी से उन बाइट्स का जहाँ पर हम डेटा स्टोर करना चाहते हैं उनका एक नेम डिफाइन कर देते हैं ताकि हमारा डेटा यहाँ पर स्टोर हो सके और जब भी हमें ज़रूरत हो हम उस डेटा को कॉल कर सकें। इसको वेरिएबल का नाम दिया जाता है। अ वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन सेल। तो वो कहते हैं कि जो बेसिकली जो वेरिएबल है वो एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन है, एक नेम्ड मेमोरी सेल है जो कि रैम के अंदर हम अपने प्रोग्राम में डिफाइन कर देते हैं। और इसमें क्या स्टोर होता है, वो कहता है इट इज़ यूज टू स्टोर द प्रोग्राम्स डेटा एंड रिजल्ट्स। जो हमारे प्रोग्राम का डेटा और रिजल्ट्स होते हैं वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होते हैं। ये एक आपको मेमोरी का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इस तरह छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए होते हैं। इन ब्लॉक्स को आप सेल कह सकते हैं या आप इसको बाइट भी कह सकते हैं जिनके अंदर हमारा डेटा स्टोर होता है। और आपको पता है कि इंटरनली हमारा डेटा बाइट्स में 0 और 1 की फॉर्म के अंदर स्टोर होता है। हर बाइट 8 बिट्स पर मुश्तमिल होता है और उनमें 0 और 1 की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। बहरहाल यहाँ पर सिंबॉलिक जो वो फॉर्म के अंदर जो वो आपको वैल्यूज शो करवाई गई हैं कि ये एक मेमोरी लोकेशन है जिसका नाम A रखा गया, ये वेरिएबल का नाम है, और यहाँ पर जो डेटा स्टोर है वो 10 है। एक ये वेरिएबल का नाम सेट कर दिया गया B, ये एक और मेमोरी लोकेशन को शो करता है, यहाँ पर 20 स्टोर है। अब अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद जो इसका रिजल्ट होगा वो भी एक नई मेमोरी लोकेशन के ऊपर स्टोर कर दिया जाएगा। लिहाजा इसलिए ये चीज़ यहाँ पर लिखी गई कि जो हमारे प्रोग्राम का डेटा होता है या जो उसके रिजल्ट होते हैं वो दोनों मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर स्टोर होते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। वो की पॉइंट्स ये हैं कि जो हम वैल्यूज़ अपने वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करते हैं वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज हो सकती हैं वैल्यूज़, लेकिन उस वेरिएबल का नाम चेंज नहीं होगा। दूसरी चीज़, वेरिएबल्स जितने भी क्रिएट किए जाते हैं वो चूँकि रैम के अंदर क्रिएट किए जाते हैं और रैम का आपको पता है कि वो एक आरसी मेमोरी है। यही वजह है कि जितना भी डेटा आप वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करेंगे वो भी आरसी होगा। और एक बार जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा
तो तब तक ही आप उसके अंदर जो डेटा है रैम के अंदर आप उसको रिट्रीव कर सकते हैं। यानी आप उस डेटा को सिर्फ तब यूज कर सकते हैं जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। जब एग्जीक्यूशन उसकी स्टॉप हो जाएगी और वो मेमोरी से आउट हो जाएगा हमारा प्रोग्राम, तो उसके साथ ही उसमें क्रिएटेड जितने भी वेरिएबल्स होते हैं और जो उनका डेटा होता है वो भी रिमूव कर दिया जाता है, वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाता है। और वो जो डेटा है हम उसको फिर अपना प्रोग्राम स्टॉप होने के बाद, एंड होने के बाद दोबारा हम उस डेटा को रिट्रीव नहीं कर सकते। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि आपने याद रखने हैं। उसके बाद आ जाता है कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के क्या रूल्स हैं। जो वो कहता है द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग वेरिएबल नेम एंड इट्स टाइप इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। कि वेरिएबल का नाम और उसकी टाइप डिफाइन करने का नाम, या उसको उसका नाम और उसकी टाइप बताने का जो प्रोसेस है उसको वेरिएबल डिक्लेरेशन का नाम दिया जाता है। सिंटैक्स इसका क्या है? सिंटैक्स आपको पता है वे ऑफ राइटिंग कमांड्स को कहा जाता है कि कमांड्स लिखने का क्या तरीक़ाकार है। तो सबसे पहले हमारे पास ये है कि आपने डेटा टाइप मेंशन करनी है और फिर आपने वेरिएबल का नाम डिफाइन करना है। डेटा टाइप क्या होती है? बेसिकली ये हमारे डेटा की टाइप है कि आपने किस टाइप का डेटा आपने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। अब कॉमन जो डेटा टाइप्स हैं, आप देखें कि आपने जब कोई वैल्यू एंटर करनी है, मिसाल के तौर पे आप अपनी मार्क्स एंटर करते हैं, तो आपको पता है कि जो मार्क्स हैं वो पॉइंट में नहीं होते, वो पॉइंट के बगैर होते हैं। तो ऐसा डेटा जो कि पॉइंट के बगैर होता है, उस डेटा को हम इंटीजर डेटा का नाम देते हैं। डेटा टाइप्स पर एक प्रॉपर लेक्चर है, वो मैं आपको अलग से जो एक लेक्चर दूंगा जिसमें हम डेटा टाइप्स को हैंडल करेंगे। लेकिन यहाँ पर कॉमन सी चीज़ें जो वो हमारे सामने हैं। इंट बेसिकली क्या है? ये डेटा टाइप है, और ये जो मार्क्स मैंने लिखा है ये हमारे वेरिएबल का नाम है। तो मैंने आपको बताया चूंकि मार्क्स जो हैं वो पॉइंट के बगैर होते हैं, उसमें पॉइंट नहीं होते, तो इसलिए हम मार्क्स की जो डेटा टाइप डिफाइन करेंगे वो क्या डिफाइन करेंगे? इंट रखेंगे। यानी जब भी आपने डेटा स्टोर करना है और आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि जो आपने डेटा इनपुट करना है वो डेटा किस तरह का है। क्या वो डेटा पॉइंट वाला है, यानी उसके अंदर डेसिमल पॉइंट इन्वॉल्व होता है कि नहीं होता, या वो पॉइंट के बगैर है। तो अगर तो वो पॉइंट के बगैर होगा तो फिर आप उसकी टाइप इंट रखेंगे, और अगर वो पॉइंट वाला डेटा होगा, उसके अंदर डेसिमल पॉइंट इन्वॉल्व होगा, तो फिर आप उसकी टाइप क्या रखेंगे? फ्लोट। सो इसलिए आपने इन दोनों चीज़ों को जो है वो आपने याद रखना है कि इंट बेसिकली डेसिमल पॉइंट के बगैर जो हमारा डेटा होता है उसको इंट कहते हैं, और वो डेटा जो जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट इन्वॉल्व होता है उसको फ्लोट कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल भी मैं आपको बता देता हूँ कि इंट जैसे 56 है, ये एक पॉइंट के बगैर डेटा है, इसके अंदर कोई पॉइंट नहीं। जबकि जो फ्लोट है, अगर मैं कहूँ 3.14, तो ये इसके अंदर पॉइंट इन्वॉल्व है, तो ये फ्लोट डेटा है। बहरहाल इस पर एक प्रॉपर लेक्चर हम करेंगे जिसमें आप सारी डेटा टाइप्स को कंसिडर करेंगे, आप पढ़ेंगे उनको। तो यहाँ पर बस वेरिएबल की डिक्लेरेशन के हवाले से मैंने आपको थोड़ी सी गाइडलाइन दे दी है कि इंट से क्या मुराद है और फ्लोट से क्या मुराद है। सो अब इसमें ये देखें कि आपको पता चल जाना चाहिए कि जब भी आपने कोई नेम्ड मेमोरी लोकेशन डिफाइन करनी है तो आपको उसकी टाइप का पता होना चाहिए कि आपने इस मेमोरी लोकेशन पे किस तरह का डेटा एंटर करना है। अगर डेटा पॉइंट के बगैर होगा तो आप उस मेमोरी लोकेशन की जो डेटा टाइप सेट करेंगे वो इंट सेट करेंगे, और अगर उसके अंदर पॉइंट वाला डेटा स्टोर होना होगा तो आप उसकी टाइप का सेट करेंगे फ्लोट। और दूसरा, आपने उस मेमोरी लोकेशन का एक नेम रखना है। आपकी मर्जी है कि नेम आप किस तरह का रख सकते हैं, जैसा भी आप रखना चाहें आप वैसा ही नेम आप इसका
सेट कर सकते हैं। नेम के कुछ रूल्स हैं, वो हम आइंदा आने वाली स्लाइड्स में जो डिस्कस कर लेंगे कि वेरिएबल नेम डिफाइन करने के क्या रूल्स हैं। बहरहाल ईजीएस्ट नेम जो वो आप रख सकते हैं, आप कम से कम एक लेटर और एक से ज़ायद लेटर्स पर भी जो वो आपका नाम मुश्तमिल हो सकता है। जैसा कि यहाँ पर कहा जाता है कि जो आपने वेरिएबल का नाम डिफाइन करना है, जो वेरिएबल आपने रखना है, वो उसका नेम डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। यानी आप ऐसा नाम रखें कि जिससे आपको पता चल जाए कि आपने इसके अंदर किस तरह का डेटा एंटर करना है और क्या एंटर करना है। जिस तरह से यहाँ पर मार्क्स रखा गया है, तो हमें नाम से ही पता चल जाता है कि इसके अंदर स्टूडेंट के मार्क्स इनपुट किए जाएंगे। और जैसे ये ए है या बी है, तो इन दोनों का नहीं पता चल रहा कि ए के अंदर आपने क्या इनपुट करना है और बी के अंदर क्या इनपुट करना है, लेकिन मार्क्स से जो वो हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर ये जो हमने नेम्ड मेमोरी लोकेशन ली है, इसके अंदर हम यूजर के मार्क्स जो वो इनपुट करेंगे। लिहाजा आप कोशिश करें कि जब भी आप वेरिएबल का नाम डिफाइन करें, आप उसका नाम नेम जो हो डिस्क्रिप्टिव नेम रखें, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने इसके अंदर जो वैल्यूज इनपुट करनी है वो किस तरह की वैल्यूज इनपुट करनी है। आज हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से जो नेम हम जो वेरिएबल का सेट करते हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन में वो कहता है प्रोग्राम हैव मैनी वेरिएबल्स एज नीडेड। कोई इसकी जो वो कंपल्शन नहीं है कि आपने सिर्फ और सिर्फ इतने ही जो वो नेम रखने हैं। आप जितने भी नेम उसके सेट करना चाहें, एक से ज़ायद नेम वेरिएबल का रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि सी लैंग्वेज जो है वो एक स्ट्रॉन्गली टाइप्ड लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि आप जब भी किसी वेरिएबल को इस्तेमाल करेंगे तो आपको उसे इस्तेमाल करने से पहले लाजमी तौर पर उसकी टाइप डिफाइन करनी पड़ेगी, यानी आपको उसे डिक्लेयर करना पड़ेगा। जब तक आप उसकी टाइप और मेमोरी लोकेशन का नेम नहीं बताएंगे, उसके बगैर आप उस वेरिएबल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। कंपाइलर उस पर एरर देगा आपको। कुछ लैंग्वेजेस ऐसी भी होती हैं जिनमें हम वेरिएबल को डिक्लेयर किए बगैर भी इस्तेमाल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे विजुअल बेसिक है, उसमें हम वेरिएबल डिक्लेयर किए बगैर, उसकी डेटा टाइप बताए बगैर भी हम वेरिएबल को इस्तेमाल कर लेते हैं और विजुअल बेसिक ऑटोमेटिकली उसको डिक्लेयर भी कर लेती है। लेकिन सी लैंग्वेज में कोई भी वेरिएबल हम बगैर डिक्लेरेशन के इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर वो कहता है कि वेरिएबल को आप जहाँ भी कहीं डिक्लेयर करना चाहें प्रोग्राम के अंदर आप डिक्लेयर कर सकते हैं। इसकी कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने कहाँ पर इसको टॉप पे डिक्लेयर करना है या बॉटम पे करना है। जहाँ भी आप इसको डिक्लेयर करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं कि वेरिएबल्स को इस्तेमाल करने से पहले आप उसको डिक्लेयर कर लें और टॉप सेक्शन पे जो डिक्लेयर कर लें, ताकि आपके जहन में हो कि सारे के सारे वेरिएबल्स जहाँ पर जो वो आपने डिक्लेयर किए हुए हैं। तो बिल्कुल सेंटर में जाके जो वो डिक्लेयर करने से आप अवॉइड करें। ये स्टैंडर्ड्स हैं। किसी भी वेरिएबल को अगर आपने इस्तेमाल करना है तो इस्तेमाल करने से पहले वो मस्ट बी डिक्लेयर्ड, वो डिक्लेयर होना चाहिए। तो हम बजाय इसके कि सेंटर में जो वो उनको डिक्लेयर करें कि अब मैंने इस्तेमाल करना है तो ऊपर वाली स्टेटमेंट में मैं इसको डिक्लेयर कर लेता हूँ, तो ये कोई अच्छा जो वो स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड ये कहता है कि आप टॉप साइड पे जो सारे वेरिएबल्स एट वंस जो इकट्ठे डिक्लेयर करें और फिर बाद में जो आप अपनी स्टेटमेंट्स के अंदर उनको इस्तेमाल कर लें। आज एक प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको उसमें पता चल जाएगा। फिर वो कहता है कि जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है वो कंपाइलर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है वेरिएबल के हवाले से कि ये एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन जो डिक्लेयर करनी है और इसके अंदर इस तरह का डेटा स्टोर होगा। कंपाइलर uses the declaration to determine how many memory is needed for each variable। यानी जो टाइप होती है वो कंपाइलर को ये बताती है कि कितनी मेमोरी जो वो तुमने रिजर्व करनी है इस वैल्यू को स्टोर करने के लिए। तो बेसिकली जो डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास वो मुख्तलिफ मेमोरी बाइट्स को रिजर्व करने के लिए जो वो कंपाइलर को दिए जाते हैं।
तो जो लिखा हुआ है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी, तो बेसिकली जो हमारे पास इंटीजर बाइट है, जो इंटीजर डेटा टाइप है वो 2 बाइट्स जो वो रिजर्व करती है, जबकि फ्लोट जो डेटा टाइप है वो 4 बाइट जो वो रिजर्व करती है। तो इस तरह से डेटा की अमाउंट पर डिपेंड करता है कि किस तरह का डेटा आपने एंटर करना है और उसके लिए कितनी मेमोरी जो वो कम से कम जो वो कंपाइलर ने रिजर्व करनी है। सो वो कहते हैं द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बाइट्स इज एलोकेटेड व्हेन अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड। जो ही एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है, यानी उसकी डेटा टाइप और उसका नेम बताया जाता है, तो फिर कंपाइलर क्या करता है कि मेमोरी लोकेशन के अंदर उसकी डेटा टाइप के लिहाज से उतने बाइट्स रिजर्व कर देता है और उनका नेम जो हमने नेम अपने प्रोग्राम में रखा हुआ होता है वेरिएबल का, वो नेम जो है वहां पर सेट कर देता है। एग्जाम्पल यहाँ पर दी गई है, वो कहता है कि इंटीजर वेरिएबल रिक्वायर्स 2 बाइट्स वेयर एज अ कैरेक्टर वेरिएबल रिक्वायर्स 1 बाइट। कि ये एक कैरेक्टर है और इस कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए 1 बाइट जो वो रिजर्व किया जाता है। आपको पता है कि जो पहली क्लासेस आपने स्टडी की हैं उनमें आपने पढ़ा है कि 1 बाइट होल्ड्स 1 कैरेक्टर। एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए मेमोरी के अंदर 1 बाइट जो वो रिजर्व किया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि अगर आप कैरेक्टर डेटा को स्टोर करना चाहते हैं तो एक कैरेक्टर के लिए 1 बाइट रिजर्व कर दिया जाएगा, जबकि वो कहता है कि जो हमारे पास इंटीजर वैल्यूज होती हैं उसके लिए 1 नहीं बल्कि 2 बाइट्स जो वो रिजर्व किए जाते हैं। तो बेसिकली जो ये टाइप है, ये टाइप हमें ये बताती है कि कितने बाइट्स कंपाइलर ने रिजर्व करने हैं। अगर हम किसी डेटा की टाइप जब हम फ्लोट रखते हैं तो फ्लोट मैंने आपको बताया कि 4 बाइट जो रिजर्व करती है, तो फिर ये चारों बाइट्स जो वो रिजर्व कर दी जाएंगे उस डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर करने के लिए। तो ये इस पे हम एक डिटेल लेक्चर करेंगे जिसमें आप ये पढ़ेंगे कि कौन कौन सी डेटा टाइप्स हैं और वो कितनी कितनी मेमोरी कंपाइलर को रिजर्व करने के लिए कहती हैं। तो ये हम जो एक लेक्चर डेटा टाइप्स का डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद वेरिएबल इनिशियलाइजेशन आ जाती है। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में वो कहता है कि प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इज नोन एज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वो कहते हैं कि जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो तब तो हम सिर्फ डेटा टाइप बताते हैं उसकी और उसका नाम बता देते हैं, हम उसको वैल्यू नहीं बताते। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें हम वैल्यू भी उसको जो बता देते हैं। यानी अगर आप ये देखें कि ये जो डेटा टाइप और मैंने वेरिएबल का नाम बताया, ये तो अगर आप इतना काम करते हैं तो ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है। लेकिन अगर आप साथ में उसको वैल्यू भी असाइन कर देते हैं तो फिर वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं होगी, फिर ये क्या होगी, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। द इक्वल साइन इज यूज्ड टू वेरिएबल इनिशियलाइज, यानी ये जो इक्वल का साइन है इसको वैल्यू असाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जब मेमोरी लोकेशन डिफाइन की जाए और उसका नाम ए सेट किया जाए और 2 बाइट्स रिजर्व किए जाएं तो वहीं पर ये 10 की जो वैल्यू है वो भी स्टोर कर दी जाए। जब आप इस तरह से करते हैं तो ऐसा करने के बाद फिर आपको फर्दर ये इतना काम अगेन करना पड़ता है। यानी आपने जब ए के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो आपने फिर दूसरी लाइन में उसको कोई ना कोई वैल्यू बतानी है कि ए इक्वल टू 100 या ए इक्वल टू 20 या ए इक्वल टू 25, तो फिर उस मेमोरी लोकेशन पर वो वैल्यू स्टोर होगी। लेकिन इनिशियलाइजेशन में हम ये वर्किंग जो वो एट वंस बता देते हैं। जब आप डिक्लेरेशन परफॉर्म करते हैं तो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट की जाती है और उसको एक नेम सेट कर दिया जाता है। उस मेमोरी लोकेशन पे कोई गार्बेज वैल्यू स्टोर हो सकती है, ठीक है। लेकिन जब हम ये स्टेटमेंट पास करते हैं तो जब मेमोरी लोकेशन को डिफाइन किया जाता है तो साथ ही वो उस पर वैल्यू भी स्टोर कर देता है और गार्बेज वैल्यू जो हो रिमूव हो जाती है। वो कहते हैं कंपाइलर ऑटोमेटिकली एलोकेट द रिक्वायर्ड मेमोरी व्हेन द वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड। मैंने आपको बता दिया कि कंपाइलर ऑटोमेटिकली वो मेमोरी लोकेशन को क्रिएट करता है और उसको एक नेम सेट कर देता है जब हम उसको डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम बताते हैं। लेकिन उस मेमोरी लोकेशन पर कोई भी गार्बेज वैल्यू स्टोर हो सकती है। द मेमोरी लोकेशन
may already contain some data। क्योंकि ये रैम है तो उसमें किसी और प्रोग्राम का डेटा भी स्टोर हो सकता है जो करंटली जो मेमोरी के अंदर मौजूद नहीं है। सो वो कहता है कि वो जो मीनिंगलेस डेटा है वो हमारे लिए यूजलेस होता है और उस डेटा को या उस वैल्यू को गार्बेज वैल्यू का नाम दिया जाता है। लेकिन जब हम इनिशियलाइज कर देते हैं तो इनिशियलाइज में बेसिकली क्या होता है कि जो हमने वैल्यू उसको सेट की होती है इनिशियलाइजेशन के लिए, वो वैल्यू जो हो उस गार्बेज वैल्यू के साथ जो रिप्लेस कर दी जाती है। सो इस तरह से वो जो गार्बेज वैल्यू वाली प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। ये कुछ जो इनिशियलाइजेशन की एग्जांपल्स जो वो दी गई हैं कि वेरिएबल को जो वो किस तरह से इनिशियलाइज किया जाता है। ये देखें, ये डेटा टाइप है, ये उस वेरिएबल का नाम है और ये उसको वैल्यू जो वो सेट की गई है कि एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन n के नाम से क्रिएट की जाएगी और उसके अंदर 100 वैल्यू जो वो स्टोर कर दी जाएगी। इसी तरह से अगर आपने दो इकट्ठी वैल्यूज स्टोर करनी है तो उसके लिए वो कहता है कि इंटीजर x = 50, y = 75। लिहाजा आपको दोबारा यहाँ पर डेटा टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल जो है वन टाइम डेटा टाइप जो लिखनी है, फिर उसके बाद कॉमा लगा के तो आपने दूसरी मेमोरी लोकेशन का नाम लिख देना और उसकी वैल्यू सेट कर देनी है। तीसरा फ्लोट, मैंने आपको बताया कि जो पॉइंट वाली वैल्यूज होती हैं उनको स्टोर करने के लिए फ्लोट डेटा टाइप जो इस्तेमाल की जाती है। हमने यहाँ पर एवरेज के नाम की जो एक मेमोरी लोकेशन डिक्लेयर करने के लिए उसको कहा और उसके अंदर 50.6 को जो वो स्टोर कर दिया, यानी ये पॉइंट वाली वैल्यू है। इन दोनों में देखें, ये दोनों वैल्यूज जो वो पॉइंट के बगैर है। ये वन लाइन एक जो वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीक़ेकार है और ये दो वेरिएबल्स को बेसिकली डिक्लेयर नहीं, इनिशियलाइज करने का तरीक़ेकार ये है कि अगर आप एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं तो इस तरह से होगा। अगर आप दोनों सेम डेटा टाइप के वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना चाहते हैं फिर आप कॉमा लगा लें और उसके बाद आप अगला वेरिएबल जो यहाँ पर लिख लें और उसकी वैल्यू बता दें। अब इसमें फ्लोट हमने यहाँ पर नहीं लिखा कॉमा लगा के, क्योंकि फ्लोट जो है एक नई डेटा टाइप है, वो इंट डेटा टाइप नहीं है। कॉमा आपने इस तरह से लगाना है कि जब हमारी सेम डेटा टाइप होगी और आपने एक से ज़ायद वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होंगे तो आप कॉमा लगा लेंगे और जब आखिरी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू इनिशियलाइज करने के बाद आपने सेमीकोलन लगा देना। इसी तरह से ये करेक्टर डेटा टाइप है। आपको पता है करेक्टर डेटा टाइप वो होती है जो कि अल्फ़ाबेट्स यानी लेटर्स पर मुश्तमिल होती है। तो करेक्टर CHAR ये बेसिकली करेक्टर डेटा टाइप को शो करता है। ग्रेड ये वेरिएबल का नाम है और उसके अंदर हमने एक लेटर A को इनिशियलाइज किया है। जब भी आपने करेक्टर टाइप डेटा को इनिशियलाइज करना है तो आपने उसके गिर्द ये सिंगल कोट्स लाजमी लगाने हैं। तो अब हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल करते हैं जिसमें आपको पता चलता है कि ये इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन हमने किस तरह से परफॉर्म करनी है। स्टूडेंट्स टर्बो सी को स्टार्ट करते हैं और जो प्रोग्राम मैंने आपको स्लाइड्स में बताया है उसको प्रिपेयर करते हैं इसमें, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आपने किस तरह से टर्बो सी में करना है। एक न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले हम हेडर फाइल्स लिखते हैं। stdio.h। फिर उसके बाद आज मैं दूसरी हेडर फाइल्स भी लिखूंगा और थोड़ा सा आपको उनकी वर्किंग भी बताऊंगा कि जो कोनियो हेडर फाइल है वो किस तरह से वर्क करती है। उसके बाद मेन फंक्शन, फिर प्रोग्राम बॉडी। अब इस प्रोग्राम बॉडी में देखें, मैं सबसे पहले क्लियर स्क्रीन का फंक्शन लिखता हूँ। आपको पता है कि क्लियर स्क्रीन का जो फंक्शन है वो conio.h जो हेडर फाइल है उसके अंदर लिखा गया है
और ये हमारी जो कंसोल की जो स्क्रीन है, जो यूजर स्क्रीन है, उसको क्लियर करता है। उसके बाद मैं कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करता हूँ। फॉर एग्जांपल आप यूँ समझ लें कि मैं एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना चाह रहा हूँ और उसके अंदर मैं स्टूडेंट मार्क्स जो स्टोर करना चाह रहा हूँ, तो STU स्टूडेंट मार्क्स के नाम का भी आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, या ये चूंकि देखें कि नाम बहुत लेंथी हो जाता है तो मैं सिर्फ जो मार्क्स के नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ। अगर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आप यहाँ पर सेमीकोलन लगा दें, और अगर आपने एक से ज़ायद वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं और वो सारे इंटीजर टाइप के हैं तो आप यहाँ कॉमा लगा के फर्दर वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मैं यहाँ पर इंग्लिश के मार्क्स लेना चाहता हूँ और मैं इन दोनों में अंडरस्कोर लगा देता हूँ ताकि मुझे याद रहे। फिर उसके बाद मैं कहता हूँ मैथ मार्क्स, और उसके बाद मैं कहता हूँ उर्दू मार्क्स। ठीक है, तो ये तीनों जो है वो हमारे पास तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर किए गए हैं, जो कि जिसमें से एक का नाम इंग्लिश मार्क्स है, दूसरे का नाम मैथ मार्क्स है और तीसरे का नाम उर्दू मार्क्स है। और तीनों की टाइप क्या है, इंटीजर है, यानी ये बगैर पॉइंट के हमारी वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे। अब ये जो लाइन है ये बेसिकली वेरिएबल डिक्लेरेशन कहलाती है, और ये कंपाइलर को बताएगी कि ये मेमोरी के अंदर तीन वेरिएबल्स जो वो डिक्लेयर करने, तीन मेमोरी लोकेशंस ऑक्यूपाई करनी है, और हर मेमोरी लोकेशन के अंदर जो बाइट्स होंगे वो 2 बाइट्स रिजर्व किए जाएंगे। 2 इंग्लिश मार्क्स के लिए, 2 बाइट मैथ मार्क्स के लिए और 2 ही बाइट उर्दू मार्क्स के लिए। जैसा कि मैंने आपको स्लाइड्स में बताया था कि जो इंटीजर टाइप का डेटा होता है उसको स्टोर करने के लिए 2 बाइट्स रिजर्व किए जाते हैं, जबकि कैरेक्टर टाइप डेटा स्टोर करने के लिए 1 बाइट रिजर्व किया जाता है। तो अब जो बाइट्स उसने रिजर्व करने हैं वहाँ पर कोई भी गार्बेज वैल्यू जो वो स्टोर हो सकती है, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ मेमोरी को एलोकेट किया है, मैंने अभी इस मेमोरी पर वैल्यूज़ को स्टोर नहीं किया। तो जब आप वेरिएबल डिक्लेरेशन परफॉर्म करते हैं तो आपको फिर यहाँ पर वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी, यानी इंग्लिश मार्क्स इक्वल टू, मैं कह देता हूँ कि इंग्लिश में उसके मार्क्स 78 हैं, और फिर उसके बाद मैं कह देता हूँ मैथ अंडरस्कोर मार्क्स इक्वल टू 87, और फिर कह देता हूँ उर्दू अंडरस्कोर मार्क्स इक्वल टू 67। तो अब ये जो हमारी लाइन है ये बेसिकली क्या है, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है। जबकि ये जो नेक्स्ट लाइन है हमारे पास, ये सारी लाइंस असाइनमेंट स्टेटमेंट है। इनको असाइनमेंट स्टेटमेंट कहा जाता है क्योंकि हम अपनी वैल्यूज को असाइन कर रहे हैं वेरिएबल के साथ, यानी मेमोरी लोकेशन पे हम अपनी वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। तो जब भी आप डिक्लेरेशन परफॉर्म करते हैं तो आपको फिर असाइनमेंट स्टेटमेंट भी परफॉर्म करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप ये वैल्यूज इसके अंदर असाइन नहीं करेंगे तो ये जो मेमोरी लोकेशन हैं ये फिर गार्बेज वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। जबकि ये जो प्रॉब्लम है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं होता। तो देखें, जब मैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन परफॉर्म करता हूं तो फिर मैं किस तरह से परफॉर्म करता हूं, मैंने यहां पर बताया इंट रोल नंबर इक्वल टू, जिसे मैं कहता हूं कि रोल नंबर 101 है। तो अब यहां पर ये जो हमारी लाइन है इसको वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का नाम दिया जाएगा। तो अब
चूंकि हमने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, उसको हमने अपनी मर्जी की वैल्यू उसको दे दी, तो फिर हमें असाइनमेंट स्टेटमेंट परफॉर्म करने की यहाँ पर रोल नंबर के लिए ज़रूरत नहीं होगी। असाइनमेंट स्टेटमेंट तभी हम परफॉर्म करते हैं जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और उसको वैल्यू असाइन नहीं करते। लिहाजा इनिशियलाइजेशन में ये हमारी प्रॉब्लम जो वो सॉल्व हो जाती है कि अगर तो आप इनिशियलाइजेशन कर देते हैं तो वैल्यू साथ ही जो वो उस मेमोरी लोकेशन पे जो सेट हो जाती है, जबकि वेरिएबल डिक्लेरेशन के अंदर ये जो प्रॉब्लम है ये रहता है कि आप जब तक उसको असाइनमेंट स्टेटमेंट नहीं देते तब तक हमारी वैल्यू जो वो उस मेमोरी लोकेशन पर स्टोर नहीं होती। फिर उसके बाद कुछ और हमने डिक्लेरेशंस भी जो परफॉर्म की थी, जैसा कि फ्लोट डाटा टाइप के लिए था, तो मैंने आपको बताया था कि फ्लोट लाइक जैसे हमारे पास पाई की वैल्यू होती है और पाई की वैल्यू आपको पता है कि 3.14 होती है, 141593 ये वैल्यू जो वो पाई की वैल्यू होती है, तो मैंने इसको भी इनिशियलाइज कर दिया है। और इसी तरह से अगर आप करैक्टर टाइप डेटा जो वो लेना चाहते हैं, लाइक जैसे मैं कहता हूँ कि ग्रेड है इस स्टूडेंट का, तो जब भी आपने करैक्टर टाइप डेटा लेना है तो आपने एक सिंगल कोड के अंदर जो आपने उसको जो स्टोर करना है। ये रूल्स हैं सी लैंग्वेज के कि जब भी आपने न्यूमेरिक डेटा लेना है तो उसके गिर्द जब आप वैल्यू सेट करेंगे, ये देखें असाइनमेंट में हमने स्टेटमेंट के अंदर जब सेट किया है तो कोई इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाए, यहाँ पर इनिशियलाइज किया है तो कोई इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाए क्योंकि ये एक न्यूमेरिक डेटा था। लेकिन जो हमारे पास करैक्टर टाइप डेटा होगा उसके गिर्द हम सिंगल कोड्स लगाएंगे। अगर तो वो एक सिंगल करैक्टर है तो फिर हम सिंगल कोट्स लगाएंगे, अगर एक से ज़्यादा करैक्टर्स हैं तो फिर हम डबल कोट्स लगाएंगे। इस पर एक लेक्चर होगा आपका जब हम डेटा टाइप्स को पढ़ेंगे। अभी चूंकि ये स्लाइड्स के अंदर मटेरियल था तो इसलिए मैंने ये यहाँ पर आपके साथ जो शेयर कर दिया है। तो ये इतनी वर्किंग जो है ये हमारे पास जो है वो जो स्लाइड्स के अंदर स्लाइड्स के हवाले से वर्किंग थी वो मैंने यहाँ पर जो वो स्टोर कर दी है। अब इसमें ये कि ये वैल्यूज जो वो हमारी मेमोरी लोकेशंस क्रिएट कर दी गई और उस पर ये वैल्यूज जो वो स्टोर हो गई। इन वैल्यूज को आपने प्रिंट आउट किस तरह से करना है, यह हम प्रिंट एफ का जो फंक्शन है वो जब स्टडी करेंगे तो उसमें देखेंगे ज़रा थोड़ा सा वो। तो हम अगेन जो है वो जो प्रिंट एफ फंक्शन है वो हम अभी यहाँ पर नहीं जो करेंगे क्योंकि वो ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट फंक्शन है। उसके अंदर जो पैरामीटर्स हमने पास करने हैं वो आम प्रिंट एफ से ज़रा थोड़ा सा जो डिफरेंट हो जाता है। तो इसके लिए हम फर्दर एक लेक्चर करेंगे जिसमें प्रिंट एफ को जब हम डिस्कस करेंगे कि प्रिंट एफ को हम वैल्यूज प्रिंट आउट करने के लिए, वेरिएबल की वैल्यूज प्रिंट आउट करने के लिए या कांस्टेंट की वैल्यूज प्रिंट आउट करने के लिए किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर वहाँ पर हम दोबारा यही प्रैक्टिकल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अभी ये प्रैक्टिकल आपने बस इतना ही करना है कि आपने इसको लिखना है, लिखने के बाद आपने इसको कंपाइल करके देखना है, कंट्रोल F9 प्रेस करना है और उसके बाद आपने देखना है कि इसमें किसी किस्म का कोई एरर ना हो। प्रिंट आउट अभी ये कुछ नहीं करेगा क्योंकि हमने प्रिंट एफ स्टेटमेंट को इस्तेमाल नहीं किया। ये सिर्फ वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन और असाइनमेंट स्टेटमेंट के हवाले से ये आपका प्रैक्टिकल था। तो इसको आपने अपने पास सी लैंग्वेज के अंदर जो वो आपने राइट डाउन कर लेना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि सी लैंग्वेज में इन वेरिएबल्स को किस तरह से डिक्लेयर करना है और मैंने आपको ये भी बताया कि अभी हम इनकी वर्किंग को प्रिंट आउट नहीं करेंगे। जब हम प्रिंट एफ का फंक्शन डिटेल में स्टडी करेंगे तो फिर हम इन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को
यूज़र स्क्रीन पर प्रिंट आउट करना पढ़ेंगे कि किस तरह से आपने इनको वहाँ पर प्रिंट आउट करना है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आपने जब प्रैक्टिकल देखा तो प्रैक्टिकल में मैंने कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, तो यहाँ पर दो तरीके बताए गए हैं कि आप अगर वेरिएबल्स को एक ही लाइन में डिक्लेयर करना चाहते हैं और उन तमाम वेरिएबल्स की डेटा टाइप सेम है, तो इस तरीके से आप इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। यानी पहले आप एक वन टाइम जो बस डेटा टाइप देंगे और फिर उसके बाद आपने जो वेरिएबल्स के नाम लिखने हैं उनमें बस आपने कॉमा को जो हो सेपरेटर के तौर पर इस्तेमाल करना है, और जब आपने एंड करना है तो वहाँ आपने सेमीकोलन लगा देना है। यही लाइन आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर आप वन लाइन पर वन वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं तो फिर जब आप सेमीकोलन लगा के दूसरी लाइन पर जाएंगे तो आपको दूसरे वेरिएबल के साथ वंस अगेन डेटा टाइप लिखनी पड़ेगी। तो ये दोनों तरीक़ेकार हैं। अगर आप शॉर्टकट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप एक ही लाइन में भी इनको डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन फिर आपने सेमीकोलन लगाना है। और अगर आपने मल्टीपल लाइंस पर डिक्लेयर करना है तो फिर आपने जब आपने एक लाइन पर डिक्लेयर करना है तो आपने कॉमास लगाने हैं, और जब आपने मल्टीपल लाइंस पर आपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है तो फिर आपने सेमीकोलन लगाना है। तो इस तरह से आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। और फिर आपको ये भी याद हो कि प्रैक्टिकल में हमने जब वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया था तो हमने उनको वैल्यूज़ भी असाइन की थी। जी हाँ, आगे जो हमारे पास असाइनमेंट स्टेटमेंट है जिसमें वो कहता है कि स्टेटमेंट दैट असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल इज कॉल्ड असाइनमेंट स्टेटमेंट, कि वो स्टेटमेंट जो कि किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करती है उसको असाइनमेंट स्टेटमेंट कहते हैं। और उसको लिखने का तरीक़ाकार यही है कि आपने पहले वेरिएबल का नाम लिखना है और इक्वल साइन जो वो लगाना है और फिर आपने उसको वैल्यू बता देनी। तो इस तरह से जितने भी हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे उन तीनों वेरिएबल्स को हमने यहाँ पर इस तरह से वैल्यूज़ असाइन की थी, लिहाजा इन लाइंस को हम असाइनमेंट स्टेटमेंट का नाम देंगे। तो देखें हमारे पास कुछ थोड़ा सा मैं प्रीवियस जो चला जाता हूँ थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवाने के लिए कि ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है जिसमें सिर्फ डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम बताया जाता है। ये इनिशियलाइजेशन है जिसके अंदर हम डेटा टाइप, वेरिएबल का नाम और उसको जो वैल्यू भी जो हम बताते हैं। और फिर ये हमारे पास असाइनमेंट स्टेटमेंट है जिसके अंदर सिर्फ वेरिएबल का नाम और उसको वैल्यू जो बताई जाती है। जब आप इनिशियलाइजेशन कर देते हैं तो फिर उसको आपने दोबारा वैल्यू असाइन नहीं करनी, क्योंकि उसको वैल्यू असाइन हो चुकी होती है। लिहाजा हमें दोबारा से उसको असाइनमेंट स्टेटमेंट के अंदर लिखने की और टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास कुछ रूल्स आ जाते हैं कि वेरिएबल्स का नाम डिफाइन करने के क्या रूल्स हैं। तो सबसे पहला रूल तो ये है कि जब हम वेरिएबल का नाम सेट करते हैं तो उसका नाम लेटर्स पर मुश्तमिल हो सकता है, नंबर्स पर मुश्तमिल हो सकता है और अंडरस्कोर पर मुश्तमिल हो सकता है। फिर इसी तरह जो हमारे वेरिएबल का फर्स्ट लेटर होगा वो लाजमी तौर पर किसी ना किसी लेटर से शुरू होना चाहिए या वो अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए। मिसाल के तौर पे जैसे ये जो तीन वेरिएबल्स के नाम लिखे हैं तो ये तीनों इनवैलिड है। चूँकि ये जो 9 मिनट्स है ये किसी लेटर से शुरू नहीं हो रहा बल्कि ये एक नंबर से हमारा नाम शुरू हो रहा है वेरिएबल का। इसी तरह ये जो वेरिएबल है इसका ये भी किसी लेटर से नहीं शुरू हो रहा बल्कि ये किसी सिंबल से शुरू हो रहा है, और ये भी किसी लेटर से शुरू नहीं हो रहा बल्कि ये एक नंबर से शुरू हो रहा है, इसलिए ये तीनों इनवैलिड है। तो जो वेरिएबल का नाम है वो मस्ट किसी ना किसी लेटर से शुरू होना चाहिए या आप उसको अंडरस्कोर से शुरू कर सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि आप लेटर से शुरू करें। अंडरस्कोर का भी इस्तेमाल कम किया जाता है। फिर उसके बाद वो कहता है कि जो वेरिएबल्स के नाम हैं वो दोनों अपर और लोअर केसेस के अंदर जो लिखे जा सकते हैं। यूजर डिफाइन वेरिएबल्स के अंदर किसी किस्म की कोई ब्लैंक स्पेस जो वो अलाउ नहीं है, यानी जो आपने वेरिएबल का नाम लिखना है तो आपने इकट्ठा लिखना है।
इस तरह से अगर आप लिखते हैं जैसे ये माई var माई वेरिएबल, तो इन दोनों के दरमियान एक खाली ब्लैंक स्पेस है, तो ये भी इनवैलिड है। योर कार, ये भी इनवैलिड है। तो इस तरह के आपने नेम नहीं रखने। अगर आप रखना चाहते हैं तो इनके दरमियान अंडरस्कोर लगा लें, जैसे कि पिछली स्लाइड्स के अंदर मैंने जब इंग्लिश मार्क्स रखा था तो दोनों के दरमियान सेपरेटर के तौर पर अंडरस्कोर लगा लिया था, तो वो रीडेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। इसी तरह वो कहता है कोई भी रिजर्व वर्ड्स यानी जो लैंग्वेज की कमांड्स हैं उनको हम एज ए वेरिएबल नेम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर वो कहता है कि जो जिस तरह से हमारे पास इंट है, वॉइड है, वाइल है, ये चूंकि रिजर्व वर्ड्स हैं, ये लैंग्वेज की कमांड्स हैं और ये हम आगे चल के स्टडी भी करेंगे इनको। इंट तो आपने स्टडी कर लिया, वॉइड भी कर लिया, जबकि वाइल जो है वो हमने अभी स्टडी करना है। तो ये भी इनवैलिड वेरिएबल्स हैं क्योंकि ये रिजर्व वर्ड्स हैं। इनको एज इट इज मैं यहाँ पर वेरिएबल नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। हाँ, ये है कि आप इनके स्पेलिंग्स को चेंज कर लें, फिर आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद वो कहता है स्पेशल सिंबल्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम, लाइक जिस तरह से जो ये एग्जांपल थी इसके अंदर ये एक स्पेशल सिंबल इस्तेमाल हुआ है, हैश का जो सिंबल है। इसी तरह और भी कई सिंबल्स हैं, डॉलर साइन है, लेस देन, ग्रेटर देन के साइन है, प्लस माइनस के साइंस हैं, तो उनको भी आप वेरिएबल नेम के अंदर कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी जो सिंबल्स हैं ये ना शुरू में आ सकते हैं या आखिर में आ सकते हैं, कहीं भी वेरिएबल नेम के अंदर इनको लिखने की ऐसी लैंग्वेज हमें परमिशन नहीं देता। जो वेरिएबल का नेम है वो 31 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए। अगर आप इससे लेंथी नेम रखते हैं तो जो पहले 31 कैरेक्टर्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाएगा, बाकियों को इग्नोर कर दिया जाएगा। ये आपको जब मैंने आइडेंटिफायर का लेक्चर दिया था तो उस वक्त भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। फिर वो कहता है कि जो वेरिएबल है उसको सिर्फ वन टाइम जो है वो हम डिक्लेयर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे इंग्लिश मार्क्स मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था, तो एक प्रोग्राम के अंदर ये बस वन टाइम डिक्लेयर हो सकता है, इसको अगेन मैं डिक्लेयर नहीं कर सकता। ऐसे नहीं हो सकता कि मैं पहले लिख दूँ इंट इंग्लिश मार्क्स और फिर अगली लाइन में मैं लिख दूँ फ्लोट इंग्लिश मार्क्स। तो एक जो वेरिएबल है वो सिर्फ एक टाइप का जो डिक्लेयर हो सकता है एक एप्लीकेशन के अंदर, दो बार जो हम उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वेरिएबल्स का नाम रखने के कुछ रूल्स थे, आपने इनको याद करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जो स्लाइड नंबर 29 पे हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है वो ये है कि डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड वेरिएबल डेफिनेशन। ये दो कंफ्यूजिंग टर्मिनोलॉजीज हैं। वो कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन से क्या मुराद है और वेरिएबल डेफिनेशन से क्या मुराद है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन स्पेसिफाइज द नेम एंड द टाइप ऑफ वेरिएबल टू द कंपाइलर। कि जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है उसमें वेरिएबल का नाम और उसकी टाइप कंपाइलर को बताई जाती है। और वो कहता है इट डज नॉट एलोकेट मेमोरी लोकेशन फॉर द डेटा टू बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। तो जो कंपाइलर है वो मेमोरी लोकेशन एलोकेट नहीं करता वेरिएबल डिक्लेरेशन में, वो सिर्फ और सिर्फ कंपाइलर को उसका नाम और उसकी टाइप बता दी जाती है और वो उसको जो वो स्टोर कर लेता है, जबकि मेमोरी जो वो उस वेरिएबल को एलोकेट नहीं करता। जबकि वेरिएबल डेफिनेशन में क्या होता है कि जो वेरिएबल का नाम और उसकी टाइप जब हम बताते हैं तो साथ ही उसके वो कहता है कि इट असाइंस अ वैल्यू टू अ एलोकेटेड वेरिएबल लोकेशन, कि साथ ही वो उस वेरिएबल को एक वैल्यू भी जो असाइन कर देता है। ये जो चीज़ है इसको वेरिएबल डेफिनेशन का नाम दिया जाता है। सी लैंग्वेज में वो कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल डेफिनेशन अलग अलग हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते। जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो ऑटोमेटिकली वेरिएबल डेफिनेशन भी परफॉर्म कर दी जाती है। सो वो कहते हैं इन सी लैंग्वेज वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड वेरिएबल डेफिनेशन आर नॉट स्पेसिफाइड सेपरेटली। द वेरिएबल डेफिनेशन is automatically performed when a variable is declared। लिहाजा आपको ये अलग अलग डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो साथ ही वो वेरिएबल डेफिनेशन भी परफॉर्म कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है तो उसको मेमोरी भी साथ ही एलोकेट कर दी जाती है और उस पर डेटा भी साथ ही स्टोर कर दिया जाता है।
नो डाउट कि जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर एक गार्बेज वैल्यू स्टोर होती है। सो वही वैल्यू जो है उस वेरिएबल के अंदर उस मेमोरी लोकेशन को इंडिकेट करती है। यही वजह है कि जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद हमें अपनी मर्जी की वैल्यू असाइन करनी पड़ती है असाइनमेंट स्टेटमेंट की मदद से, ताकि हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू इस मेमोरी लोकेशन पर स्टोर हो जाए और वो जो गार्बेज वैल्यू उसने पहले ही मेमोरी को अलॉट की थी वो वहाँ से ख़त्म हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का। वेरिएबल डिक्लेरेशन में वो कहता है कि जब हम वेरिएबल का नाम और उसकी डेटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं तो इतनी वर्किंग करने के बाद ये जो स्टेटमेंट है इसको वेरिएबल डिक्लेरेशन का नाम दिया जाता है। वेरिएबल डिक्लेरेशन में किसी किस्म की कोई वैल्यू असाइन नहीं की जाती मेमोरी में, और यही वजह है कि इसमें जो पहले से ही उस मेमोरी के अंदर वैल्यू स्टोर होती है जिसको गार्बेज वैल्यू कहा जाता है, वही गार्बेज वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर स्टोर रहती है जब तक कि हम असाइनमेंट स्टेटमेंट परफॉर्म नहीं करते। जबकि वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में जो वेरिएबल की वैल्यू होती है वो भी हम वेरिएबल की डेटा टाइप और उसके नेम के साथ उसको बता देते हैं। जो उस वेरिएबल को जब कंपाइलर डिक्लेयर करता है तो जिस मेमोरी पे वो उसको डिक्लेयर करता है, जिस मेमोरी को वो अलॉट करता है, उसी मेमोरी पर जो हमारी दी हुई इनिशियलाइज की हुई जो वैल्यू होती है उसको उसी वेरिएबल के ऊपर उसी वेरिएबल में स्टोर कर देता है। सो इनिशियलाइजेशन में वेरिएबल की डेटा टाइप भी बता दी जाती है, नेम भी और उसकी वैल्यू भी जो कि उस लोकेशन पर स्टोर होनी होती है। तो ये इन दोनों में मेजर डिफरेंस है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का आपका लेक्चर आपने इख्तिताम को पहुंचा। जो चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की हैं आप इनको स्टडी कीजिएगा और जो मैंने प्रैक्टिकल करवाया है इसको आप अच्छे तरीके से सी लैंग्वेज में परफॉर्म करके देखिएगा, ताकि जब हम प्रिंट एफ स्टेटमेंट को पढ़ें तो यहीं से हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे और जो वो फिर अपने इस प्रोग्राम को कंप्लीट करेंगे। तो आज का लेक्चर जो वो ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।